ओके जी, गुड इवनिंग। पार्ट नंबर चेक तो यार पिछली रिकॉर्डिंग में भी किया था, है रिकॉर्डिंग तो ठीक है। अब वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो कल हमने स्टार्ट किया था, आज उस कैश फ्लो स्टेटमेंट को पूरा खत्म करना है और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड से हमने कैश फ्लो बनाना शुरू किया था और AS3 के अकॉर्डिंग। तो पहले फॉर्मेट जल्दी से एक बार के लिए रिवाइज करते हैं जो कल स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता था प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन से, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, जो P&L अकाउंट का सबसे एंड रिजल्ट होता था, वहां से कैश फ्लो शुरू होता है। तो क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, उसमें हमने चार चीजें ऐड करनी थी: प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये इनको ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें से कुछ ट्रांजेक्शंस, कार्तिक छोड़ दे यार, कॉपी दे इसको, पहले समझ ले। अब क्योंकि इसमें से कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी थी जो नॉन ऑपरेटिंग थी, यानी कि वो फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग की थी, या कुछ आइटम ऐसी हैं जो नॉन कैश हैं, जिनसे कैश का कोई लेन देन नहीं हुआ, लेकिन हमने P&L अकाउंट बनाते हुए उसको माइनस कर दिया था, तो अब इसको हम प्लस कर देंगे। तो फिर हमारे पास निकल के आ जाता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें ऐड कर देते थे नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। P&L बनाते हुए इन खर्चों को माइनस कर चुके थे, लेकिन या तो इनमें कैश नहीं था, या तो ये ऑपरेटिंग की नहीं थी, ये नॉन ऑपरेटिंग थी, यानी कि इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग की। तो जो भी हमसे गलतियां हुई हैं या कैश फ्लो के रूल के हिसाब से नहीं आना चाहिए, उसको ऐड कर दिया। एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हैं हम, तो हम एक्सपेंसेस को जनरली ऐड नहीं करते होते, माइनस करते हैं, लेकिन हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो इसलिए रिवर्स स्टेप में उसको ऐड करना पड़ रहा है। तो नॉन कैश जो इनकम्स होंगी, जिसको हमने P&L अकाउंट में ऐड कर दिया था, और अगर वो क्रेडिट हुई, क्रेडिट ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टिंग वाली हुई, जो हमने P&L में ऐड कर दिया था, इसलिए वहां से उसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहां से आगे की कहानी शुरू होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यानी वर्किंग कैपिटल का सिंपल मतलब होता है, वर्किंग कैपिटल का सिंपल मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो उससे पहले जो आंसर आया उसका नाम था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से पहले क्या आंसर आया है। अब हमने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को, उसके बाद अब हमने करंट एसेट्स को और करंट लाइबिलिटी को चेंजेस करने हैं। क्या चेंज करेंगे? अगर तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से पैसा आ रहा है तो ऐड करेंगे, अगर उनसे पैसा जा रहा है तो उसको माइनस कर देंगे। पैसा आता कैसे है? देखो, ऐड करेंगे किस चीज को? डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को। ये याद करो पहले, किसको ऐड करना है? डिक्रीज इन करंट एसेट्स को, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को। डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करना है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को ऐड दो चीजों को करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। नॉर्मली हमारे इमोशंस कहां जाते हैं? करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस होनी चाहिए, लेकिन आपने क्या टाइटल डाला है? उसका टाइटल डाला है ऐड, मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, इन दोनों में से कोई भी चीजें। करंट एसेट के लिए डिक्रीज देखना है, करंट लाइबिलिटी के लिए इंक्रीज देखना है। तो अगर ये हुए, करंट एसेट डिक्रीज, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज, ठीक है, तो उनको ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? इसका लॉजिक देखो। हम पहले लेते हैं फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स के हिसाब से देखते हैं। करंट एसेट्स के हिसाब से हमने आइटम ली है स्टॉक। करंट एसेट्स के हिसाब से हमने आइटम ली है, मैं यहां पे दिखा देता हूं। करंट एसेट्स के हिसाब से आइटम लिया हमने फॉर एग्जांपल स्टॉक। स्टॉक 1/4/23 को 20,000 का था और एक साल के बाद की पोजीशन चेक कर रहे हैं।
1/4/23 से 31/3/24 दो बैलेंस शीट की डेट या एक साल का जो डिफरेंस है या एक पीरियड का, इसी के बीच में तो हम कैश फ्लो चेक करते हैं। तो 1/4/23 को स्टॉक था 20,000 का, 31/3/24 को वो स्टॉक हो गया है 16,000 का। मुझे बताओ स्टॉक डिक्रीज हुआ है ना। नॉर्मली जो चीजें डिक्रीज हैं हमारे फर्स्ट इमोशंस क्या बात करते हैं, या डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होना चाहिए। जबकि आपने हेडिंग क्या डाली है, इसको आपने हेडिंग डाली है ऐड की, ऐड कर दो डिक्रीज इन करंट एसेट। अब आपने कभी भी स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग के बारे में नहीं सोचना। इस चैप्टर में आपको किसके बारे में सोचना होता है, कैश के बारे में। तो स्टॉक डिक्रीज हुआ, इसका मतलब स्टॉक सेल हो गया होगा। बच्चे कह सकते हैं सर क्या पता चैरिटी में दे दिया हो। भाई जर्नल चीजें सोचनी है आपने, एक्सेप्शन चीजें नहीं सोचनी। जर्नली मेरी दुकान में माल कम हो रहा हो तो मैं ये कहूंगा कि चूहे खा गए, चैरिटी में दे दिया, एडवर्टीजमेंट में दे दिया, नहीं। फर्स्ट आइटम आती है मैंने वो सामान बेच दिया होगा, बेचने से क्या मिला होगा, पैसा। अब आधे बच्चे फिर डिबेट करेंगे सर क्या पता उधार पे बेचा हो। यार जब तक कुछ ना दिया हो, आप डोमिनोज में जाओ, मैकडी में जाओ, किसी मॉल में जाओ, आपको उधार सामान मिलता है? मेरे को बताना कभी डोमिनोज में उधार पिज्जा खा के आए हो? नहीं खा के आए। तो आपको हमेशा जर्नल चीजें देखनी है। जर्नल चीजें में क्या देखते होते हैं कि सबसे पहले अगर स्टॉक गिर रहा है, कम हो रहा है, तो मतलब बेच दिया, बेचने से पैसा आया होगा। तो जब पैसा आया है इसलिए वो ऐड की कैटेगरी में आ रहा है। तो मुझे पता है कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे 4,000 पे ऐड करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले मेरा स्टॉक 20,000 का था, अब 16,000 का रह गया, 4,000 का सेल हो गया होगा, सेल होने से पैसा आया होगा। इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जब मैं ये टाइटल ऐड करता हूं, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। दूसरी एग्जांपल देखो डेटर्स की। समझ लो डेटर्स मेरे पास 1,65,000 के थे। डेटर से पैसा मिलना होता है ना, एक साल के बाद वो रह गए 1,05,000 के। बताओ पोजीशन में क्या चेंज हुआ है? 60,000 के कम हुए ना, 60,000 के कम हुए। कम होने का मतलब है डेटर ने हमें पैसे दे दिए होंगे, तो इसलिए ये वाला 60,000 पे भी प्लस की कैटेगरी में आ रहा है। अब आपको समझ में आया? तूने अगर बोलना चुप हो जा या पीछे जाके बैठ, बोल मत अब बीच में, मुझे डिस्टरबेंस होती है। तो ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट को ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि या तो डेटर ने आपके पैसे दे दिए होंगे, आपका स्टॉक सेल हो गया होगा, इसलिए आपने डेटर या स्टॉक के हिसाब से नहीं सोचना, आपने सोचना है कैश के हिसाब से, क्योंकि इनसे मेरे को कैश मिल गया होगा। सेम ऐसे ही इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी का सोचते हैं। करंट लायबिलिटी में फिलहाल मैं एग्जांपल मैंने ली थी बैंक ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म लोन। वैसे ये फाइनेंसिंग की आइटम है। एक बार के लिए हम इसको करंट लायबिलिटी अज्यूम करके देखते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन टेकन है। ये पहले 10,000 का लोन चल रहा था, साल के एंड में 15,000 का है। मुझे बताओ कितने का चेंज हुआ? 5,000 रुपए का लोन एक्स्ट्रा ले लिया, पैसा आया कि गया? तो इसीलिए जो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है ना, वो समझ ही नहीं रहा भाई, वो अपनी दुनिया में है। तेरे से अगर एक पूछ लू तो समझा भी नहीं पाएगा भाई। जो भी मेन पॉइंट सुनना नहीं है, समझना है। सुन तो तू वैसे ही नहीं रहा। तो 10,000 की पहले लाइबिलिटी चल रही थी करंट लाइबिलिटी, 15,000 की हो गई, तो 5,000 की बढ़ने का मतलब ये है आपने लोन ले लिया होगा, समझ लो। तो इसलिए ये ऐड की कैटेगरी में आ रहे हैं। क्या क्या ऐड की कैटेगरी में आ रहे हैं? अगर करंट एसेट डिक्रीज हुई है या करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। ठीक इसका अपोजिट होता है लेस। तो जो डिक्रीज इन करंट एसेट था, इंक्रीज इन करंट एसेट है। सोचते हैं इन्वेंट्री थी ना, इन्वेंट्री समझ लो 16,000 की पहले थी, अब हो गई 19,000 की। चाहे इन्वेंट्री मेरा स्टॉक बढ़ गया, आपको इस चैप्टर में स्टॉक के हिसाब से सोचना है क्या? किसके एंगल से सोचना है? तो 16 से 19 हो गया, तो 3,000 का माल बढ़ गया ना, पैसा खर्च हुआ होगा, तो पैसे गए होंगे माइनस में, इसलिए ये इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस में आ जाता है। ऐसे ही करंट लायबिलिटी का सोच के देखो, पहले मैंने किसी को 32,000 देने थे, अब 10,000 देने हैं, बाकी 22,000 आपने चुका दिए होंगे, रीपे कर दिए होंगे, तो कैश गया होगा। तो ये मेरा टोटल इसका लॉजिक होता है कि क्यों हम ऐड करते हैं, क्यों हम लेस करते हैं। तो अब ऐड का टाइटल हम याद कर लेंगे, लेस वाला उसका अपोजिट होगा। तो ऐड क्या होता है? डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो लेस हो जाएगा इसका अपोजिट। तो आप एक ही याद रख लेना, जब एक मैं सामने लिख लूंगा तो इसका अपोजिट वाला मैं क्या कर दूंगा? लेस। छोड़ दो पलक आप ये चीजें, समझ लो इधर। ठीक है, किसमें सब मैंने चीजें चेंज की हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। क्या नाम है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक बार फिर से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज।
तो ऐड किसको कर रहे हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को, लेस कर रहे हैं इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को। जैसे ही इसके आंसर मैंने बाहर लिख लिए, तो जो फिर आप इसके बाद आएगा उसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं उसको, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से माइनस कर दें इनकम टैक्स पेड। ऊपर हमने ऐड किया था चार चीजों में मेड, अब जो सच में आपने टैक्स की पेमेंट कर दी उसको माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि पैसा गया है। तो आंसर आ जाएगा, अगर पॉजिटिव में आंसर आया तो कैश फ्लो फ्रॉम लिखते हैं, अगर माइनस में आंसर आया तो कैश फ्लो यूज लिखते हैं। पहला खत्म हो गया। सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले देखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किस किस से रिलेटेड होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड होती है नॉन करंट एसेट से और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से। नॉन करंट एसेट्स यानी कि प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग। अगर इनको आपने खरीदा है तो पैसा तो माइनस में आएगा। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला परचेज ऑफ एसेट माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि पैसा गया। अगर आपने इन्वेस्टमेंट को या लैंड कोई भी एसेट्स को बेचा है, चाहे एसेट चली गई लेकिन पैसा आया होगा, इसलिए ये प्लस में आएंगे। देखो फर्स्ट वाला प्लस में है, सेकंड वाला प्लस में है, थर्ड वाला माइनस में है। और इन्हीं इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपने एफडी कराई, इन्वेस्टमेंट खरीदी, इन्हीं के ऊपर अगर आपको कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा काम एसेट्स या इन्वेस्टमेंट का नहीं था। तो उनसे अगर आपने देखो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप दो तरह का इनफ्लो करते हो, या तो इन्वेस्टमेंट को बेच देते हो या उस इन्वेस्टमेंट से आप कमाई करते हो इंटरेस्ट या डिविडेंड की, वो पेड वाले में होता है। अगर मैंने कोई इंटरेस्ट वगैरह पे करना है तो वो लोन टेकन के ऊपर होता है, वो फाइनेंसिंग में जाता है। मुझे कहीं पे इंटरेस्ट मिलता है क्या, लोन मैंने कंपनी से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया, इंटरेस्ट वो मुझे देंगे कि मैं पे करूंगा। तो यहां पे मैं कमाई के साधन ढूंढ रहा हूं, खर्चों के नहीं। सोचो इंटरेस्ट और डिविडेंड मुझे कब मिलता है, अगर मैंने किसी को लोन दिया हो तो इंटरेस्ट मिलेगा, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर खरीदे हो तो मुझे डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे कहीं ना कहीं से रेंट मिलेगा अगर मैंने प्रॉपर्टी में पैसा डाल के रखा है। तो जो पैसा मेरा मिलने वाला है, जो कमाई मिलने वाली है, वो आती होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, आगे आ जाओ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेटेड होती है शेयर कैपिटल से या लाइबिलिटी से। अगर मैंने पहला शेयर कैपिटल इशू किया, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर की फर्स्ट एंट्री बताना क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पब्लिक को शेयर बेचते थे, पैसा मिलता था, पैसा मिल रहा है तो प्लस या माइनस, प्लस। तो देखो फर्स्ट वाली आइटम में प्लस लिखा हुआ है, फाइनेंसिंग वाले में शेयर कैपिटल इशूड। अगर शेयर कैपिटल बाय बैक कर लियो, अपने शेयर बेच के, मतलब कंपनी ने अपने शेयर बेचे नहीं है, खरीद लिए हैं, तो वो माइनस हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर लोन टेकन है या डिबेंचर इशूड है, प्लस। क्यों, क्योंकि लोन से या डिबेंचर से पैसा आ रहा है। अगर लोन रीपेड या डिबेंचर रीपेमेंट हो तो माइनस, पैसा जाएगा। अब इसी लोन के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो या इसी शेयर कैपिटल के ऊपर अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। इधर देखो ये वाली आइटम देखना जहां एरो डाल रहा हूं, इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड। अब तो खर्चा हो गया ना, अब तो पैसा गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी है उसके ऊपर यही इंटरेस्ट डिविडेंड आपको मिलता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी वो। और अगर आपने पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फिर इसका आंसर निकाल लेंगे। ये देखो ये आ गया प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये आया था ऊपर चार आइटम्स में, हमने ऐड किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व, टैक्स मेड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। वहां पे आपने इसीलिए ऐड किया था क्योंकि इनका अपना घर था फाइनेंसिंग। तो बच्चे कहते हैं सर हमें दिखाना फाइनेंसिंग में कहां माइनस किया है, तो देखो ये माइनस कर दिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसीलिए प्लस किया था क्योंकि उनका जो अपना घर था वो फाइनेंसिंग था, तो इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसको कैंसिल कर दिया। पी एंड एल से शुरुआत करते हैं। पी एंड एल ने प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड को माइनस किया था, ठीक है, लेकिन वो होना चाहिए फाइनेंसिंग में, तो पी एंड एल का आंसर निकलता है ऑपरेटिंग वाला। तो इसलिए ऑपरेटिंग में पहले उसको प्लस कर दिया, लास्ट में जाके फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे नेट इंक्रीज या डिक्रीज। इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, तीनों के टोटल को प्लस कर देंगे। अगर आंसर प्लस में आ गया तो उसको बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर आंसर माइनस में आ गया तो उसको बोलेंगे नेट डिक्रीज। हमने कल परसों एग्जांपल ली थी, याद करो, जहां पे हमारा नेट इंक्रीज ना 35,000 आ रहा था, फिर हमने ओपनिंग कैश ऐड किया था उसमें 10,000, तो मेरा आंसर बच गया था 45,000। पूरे साल में मैंने 35,000 का इनफ्लो कमाया कैश फ्लो में, कैश फ्लो में पूरा, मतलब मैंने पूरा कैश कमाया, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, कैश, मेरा कैश जनरेट हुआ 35,000 का। 10,000 का कैश मेरे पास स्टार्टिंग में था पहले ही दिन,
तो मेरे पास टोटल क्लोजिंग कितना आ जाएगा 45,000। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होगा। अब कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको हम मानते हैं कि वो कैश फ्लो ही नहीं है। 3-4 ऐसी ट्रांजेक्शन्स दिखा रहा हूं। मतलब अगर मैं वो ट्रांजेक्शन करता हूं चाहे उसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी हम उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं मानते। सबसे पहले ये देखो क्या ट्रांजैक्शन है, कैश या चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। पहले हेडिंग देखते हैं, ट्रांजैक्शंस नॉट ट्रीटेड एज कैश फ्लो। कैश फ्लो में हम किसकी बात करते हैं, सिर्फ कैश की या कैश चेक बैंक सभी की? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बातें करते हैं ना। तो जैसे पहली ट्रांजैक्शन देखो क्या है, कैश या चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने कैश बैंक में जमा कराया तो आपका कैश हो गया माइनस, लेकिन बैंक में पैसे हो गए ऐड। ये दोनों ही तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो क्या कोई कैश का फ्लो हुआ? नहीं। आपके पूरे डिब्बे में 6 आइटम है, एक आइटम माइनस हो गई, दूसरी प्लस हो गई, डिब्बा बॉक्स तो वही का वही रहा ना। ऐसे ही सेकंड है कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। बैंक बैलेंस कम हो गया लेकिन हाथ में कैश इन हैंड तो बढ़ गया ना। बैंक बैलेंस भी मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश इन हैंड भी। तो पूरे बॉक्स में एक आइटम प्लस हो गई, दूसरी आइटम माइनस, बॉक्स में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। ऐसे ही सेल परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब आपने किसी कंपनी के शेयर बेचे, शेयर्स कम हो गए यानी कि मार्केटेबल सिक्योरिटी यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट कम हो गई, लेकिन उसके बदले में कैश मिल गया। मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश, दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। यानी कि कैश और कैश इक्विवेलेंट में जो 6 चीजें हैं ना, ये यहां पे दिखाता हूं मैं आपको। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो 6 चीजें हैं उसी में ही 6 में आपस में जो भी चेंजेस हो रहा हो, ये देखो यहां पे ये मेरा एक डिब्बा है, एक बॉक्स है मेरे पास, इस बॉक्स में 6 आइटम्स हैं। पहली आइटम क्या थी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो मेरा ये कैश इन हैंड कम हो गया होगा, बैंक बढ़ गया होगा, लेकिन ओवरऑल बॉक्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बॉक्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना। बीच में से आइटम आप प्लस करो माइनस करो, बॉक्स कहेगा भाई हम तो उतने के उतने ही है ना। मतलब घर वाले पैसे बच्चे ने मम्मी को दे दिए, पैसा तो घर का घर में ही है ना फिलहाल के लिए, ये वो चीज है। ये वाइवा वाला टीचर बहुत क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर कि कोई ऐसी 2 ट्रांजैक्शंस बताओ जो ट्रांजैक्शन तो है, कैश आ रहा है जा रहा है, लेकिन वो कैश फ्लो काउंट नहीं होगा। एक चीज और बताता हूं कहां पे कैश फ्लो काउंट होगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, क्योंकि गुड्स परचेज ऑन कैश से क्या इंपैक्ट हुआ पड़ेगा, कैश माइनस हो जाएगा, बदले में स्टॉक आएगा। क्या स्टॉक इस बॉक्स का पार्ट है? तो कैश फ्लो हुआ है और वो भी आउटफ्लो। अब समझ में आ गया। तो हमने किसको कैश ऑन कैश इनफ्लो कैश फ्लो नहीं मानना, वही जो आपको 3-4 आइटम्स लिखवाई हैं बस। कौन सा गुड्स क्या इन्वेस्टिंग में जाता है? नलायक, ज्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी इसके रीजन जो मैंने 3 ट्रांजैक्शन लिखे ना, इसके रीजन मैंने आपको ये नीचे लिखवा दिए हैं। इसके बाद टॉपिक नंबर 2, नॉन कैश या नॉन कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं? डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, गुड्स परचेज और सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ये सारी आपकी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तीसरा देखना नॉन कैश क्यों है, तीसरा हमने कई बार किया भी हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन शेयर्स और डिबेंचर चैप्टर में, क्योंकि इसमें एसेट आ रही है, बदले में शेयर या डिबेंचर जा रहे हैं, कहीं कैश का लेन देन हुआ ही नहीं। पहले आप समझ नहीं रहे, आपको लग रहा है आप समझ रहे हो। चौथा, इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, वाइवा वाले का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, या हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी ये बहुत फेवरेट है। बुक में सबसे एंड में लिखा हुआ था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा अच्छी कैटेगरी में डाल दिया। फुली पेड बोनस शेयर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने विप्रो के शेयर खरीद रखे हैं, इस लालच में मैं बेच नहीं रहा कि कंपनी कभी ना कभी 2 साल 5 साल 8 साल के बाद ना बोनस शेयर इश्यू करती है। बोनस शेयर उसी को इश्यू करते हैं जिसके पास पहले कुछ शेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 1:1 में मेरे पास विप्रो के 100 शेयर्स हैं, तो मेरे पास 100 शेयर्स होंगे, कंपनी 100 शेयर और दे देगी। सिर्फ इसी लालच से मैं अपने शेयर्स नहीं बेचता। कंपनी के एंगल से सोचो, कंपनी ने उस इन्वेस्टर से क्या पैसा लिया? फुली पेड बोनस शेयर फ्री में होते हैं, तो क्या ये मेरी कैश ट्रांजैक्शन हुई? लेकिन शेयर तो मैंने दे दिए इन्वेस्टर को, बदले में कैश नहीं आया, इसलिए दिस इज कॉल्ड अंडर द नॉन कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट नहीं बोलेंगे इसको, नॉन कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन हुई है बट कैश का लेन देन नहीं हुआ। सेम ऐसे ही 5वां पॉइंट देखो, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू डिबेंचर या कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। डिबेंचर वालों को पैसा देना था, 5 साल 6 साल खत्म हो गए,
मैंने कहा एक काम करो, अभी पैसा है नहीं, एक काम करते हैं आपको कंपनी का इन्वेस्टर बना देते हैं, लेंडर से क्रॉस करके कंपनी का इन्वेस्टर बना देते हैं, पैसे ही नहीं है। तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है लेकिन नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। बैड डेट्स वाली छोड़ दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्रूड, ये सारी वो वाली ट्रांजैक्शंस है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोगों ने मुझे कहाँ पे क्या परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कहाँ पे? मान लो आपने जो सामान खरीद लिया कैश में खरीदा, ऑपरेटिंग में प्लस होएगा नीचे माइनस होएगा। ओ नहीं भाई, अगर उसमें कोई गलती ही नहीं है तो क्यों ठीक करूंगा? इनडायरेक्ट मेथड में यार एक यार क्वेश्चन सुनना, ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आएगा, आपके माइंड में आएगा 2-4 दिनों के बाद, जब आप ढंग से इस चैप्टर को समझने लग जाओगे। गर्व को जल्दी समझ आ गया तो उसका वो डाउट जल्दी आ गया। गर्व कह रहे हैं जो आपने परचेज ऑफ स्टॉक इन कैश की है तो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा या कहीं पे माइनस हो जाएगा? नहीं होएगा ना भाई, वो ऑपरेटिंग की आइटम थी, मैंने वहां पे कोई गलती नहीं की। मैं यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से कर रहा हूं ना, तो इनडायरेक्ट मेथड में मैं कौन सी गलतियां ठीक करता हूं, या तो क्रेडिट वाली या नॉन कैश वाली। तो जो मैंने कैश पेड टू स्टॉक वाला जो भी है, जब मैंने उसको सही लिखा होगा अपने P&L अकाउंट में तो मैं उसको छेड़ूंगा ही नहीं, तो उसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी। अगर आपने उस स्टॉक को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दिया है तो वहां से हटा के ऑपरेटिंग में डालना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि P&L में सारी गलतियां थोड़ी हैं। मैंने आपको पहले दिन कहा था P&L में से 100 में से कुछ 11 या 12 गलतियां होती हैं, तो ये गलती थोड़ी है, ये मैंने आपको सिर्फ आंसर बताया था। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आप लोगों ने सामने मुझे वर्बली करवाना है क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और चौथा होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये 4 पार्ट ही होते हैं। इसके बहुत क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में दिखेंगे अपने फाइनल पेपर में भी, फाइनल में बाकी जो मैं टेस्ट पेपर्स दूंगा। अब आपने मुझे बताना है 3 एक्टिविटी है या फिर वो कैश है। कैश में कितनी चीजें होती हैं? टोटल 6, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट, ये वो, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऐसी। अब बताओ कैश सेल कौन सी एक्टिविटी हुई? ठीक है। ऑपरेटिंग का इनफ्लो, बिल्कुल ठीक है। अभी हम ख्याल इनफ्लो आउटफ्लो की बात नहीं करेंगे, फिलहाल के लिए एक्टिविटी की बात करेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल कौन होता है? डेटर, डेटर बिजनेस का पार्ट है। तीसरा परचेज ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल और डिबेंचर, बाय बैक ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर में कंपनी के पास पैसा आया है, बाय बैक ने कंपनी ने वो वाला पैसा वापस करके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। डिविडेंड पेड है, अगर डिविडेंड रिसीव्ड होता तो इन्वेस्टिंग हो जाता। 8th वाला जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यार ये वाला फैन बंद करो कोई। 8th वाला जो सबसे, बस बटन बंद कर उसको बोल यार। सर उसके पहले वाले का ऑपरेटिंग, दूसरे वाले का इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन्स। मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, एक इंटरेस्ट पे करती है फाइनेंसिंग कंपनी जिसका काम ही यही होता है, तो उसके लिए ये कौन सा हुआ? ऑपरेटिंग। ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो आप इस चैप्टर में अपडेट चल रहे हो, फिलहाल फॉर्मेट में नहीं, इस चैप्टर के बेसिक्स में या कॉन्सेप्ट्स में। अगर वही इंटरेस्ट पे की है, अगर वही इंटरेस्ट पे की है, क्या है ये, क्रॉस कर दो ऊपर है, नहीं हो रहा ना उस पे। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है क्योंकि हमारा काम इस चीज के लिए नहीं है। अच्छा, इसके बाद जिस जिस से पूछूंगा वही बताते चले जाओ, तभी पता चलेगा ना। आने शुरू हो जा। कैश परचेज, सामने देख भाई, अगली बारी आ गई, 15 मिनट तो पहले लगवा दे, बीच में मत बोलो ना, जिसकी बारी है वही बोलो। ट्रेड पेबल वाला ऑपरेटिंग, चल भाई। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर कौन से होते हैं? हाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद छोड़ो, चल भाई आगे। तुम दोनों तक बारी पहुंचती है, तुम पूरा फ्लो स्लो करा देते हो भाई, क्या दिक्कत क्या है इसमें? रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन क्या है? फाइनेंसिंग। चलो भी आगे। विनय, ऑफिस एक्सपेंस, ऑपरेटिंग। हाँ जी पलक, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान ही नहीं आपका, मैं पहले ही कह रहा हूँ, उतना एक्टिव ही नहीं हो यार। बिजनेस के सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ आ गई? चलो स्नेहा, ऑपरेटिंग है। चल भाई आगे। मोक्ष,
परचेज ऑफ गुडविल, इन्वेस्टिंग, सेल ऑफ पेटेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी, ऑपरेटिंग, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। जो जवाब नहीं दे पा रहे ना, जो अटक रहे हैं, तो समझ लेना आप अभी उतने ढंग से समझ नहीं रहे, बस सुनी जा रहे हो, थोड़ा एक्टिव रहो। कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड, ये कंपनी को बिजनेस के बीच में मिलती है, ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंस कंपनी, बाय नॉन फाइनेंस कंपनी। अच्छा 25 और 26, इनकम टैक्स पेड या इनकम टैक्स रिफंड, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग सर ऐसा क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर देते हैं ना, और अगर आपने फालतू पे कर दिया तो आपको रिफंड मिल जाता है, तो ये ऑपरेटिंग के साथ रिलेटेड है। 27, 28, 29, बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, कैश, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो ये तीन चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चलो बाकी करते हैं कल। पिछले वाले बैच का तो एक प्रैक्टिकल हो चुका था क्वेश्चन। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, ये वो नहीं है।